हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग पे, अभिसारी और अपसारी चिंतन पर। और जो ये हमारा टॉपिक है वो काफ़ी यूज़फुल होगा सीटेट के लिए, सीटेट के साथ साथ ये यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, छत्तीसगढ़ टेट के लिए और रीट के टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये। और उसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी के साथ साथ हिंदी के पेडागॉजी में, इंग्लिश के पेडागॉजी में, संस्कृत के पेडागॉजी में, उसके अलावा ईवीएस, मैथ्स, सोशल साइंस सभी के पेडागॉजी में काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आप अपना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इससे आप सीटेट या फिर कोई भी टेट, स्टेट टेट आप दे रहे हो उसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के 2 से 4 क्वेश्चन आप ज़्यादा सही कर पाएंगे। और आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड कल हम क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो फिर से देख के अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। थैंक यू। अब हम आ गए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे आप विज़िट करके और इस नोट्स को ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में अभिसारी चिंतन कहते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में अपसारी चिंतन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का अगर हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हो सकते हैं, जो भी टर्म जो है इसको रिलेट करते हैं अपने आप से, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमारे क्वेश्चंस हो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। और जो सीटेट होता है ना, वो हमेशा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहेंगे तभी हम उस सिचुएशन पे अप्लाई से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई आकृति है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। अगर कोई आकृति है और उस आकृति को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कहती हूँ, और दूसरा जो है इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कहती हूँ, तो वो मान लेते हैं कि वो जो आकृति है वो त्रिभुज है। तो आपके प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। पहले प्रश्न का उत्तर कि इस त्रिभुज को एक्सप्लेन करें, तो इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि इसकी 3 भुजाएं हैं, कोई कहेगा इसके 3 कोण हैं, तो कोई कहेगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, कोई इसके परिमाप को बताएगा, तो कोई इसके एरिया को बताएगा, तो कोई बताएगा कि त्रिभुज को बीच में से अगर हम काट देते हैं तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो बहुत तरीके से आप इसे डिफाइन और एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं तो इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है उसमें, तो आपको उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसके भुजाओं की माप चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको इसके कोणों का माप चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको फॉर्मूला की ही ज़रूरत पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ जाए। तो दोनों प्रोसेस में क्या अंतर है? जो पहली स्थिति है उसमें त्रिभुज को एक्सप्लेन करना है, और जो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में हम त्रिभुज को एक्सप्लेन करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन में हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा स्थिति है उसमें हम क्षेत्रफल जिसमें निकालने की बात करते हैं, वहाँ पे हम अपने क्रिएटिविटी का कोई यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे फॉर्मूला होगा और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमें अपने डेटा को यूज़ करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी। पहला इसमें पॉइंट है हमारा क्रिएटिविटी। पहला पॉइंट है सृजनात्मकता। तो हम जब त्रिभुज को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो इसे हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी के साथ एक टर्म जुड़ा होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक विचार मंथन करने की प्रक्रिया है। इसमें अनेक विकल्पों का यूज़ करके हम अनेक दिशाओं में सोच सकते हैं। और उसके बाद ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उन सारी सूचनाओं को मिलाकर हम
एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई यूज नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने त्रिभुज के संदर्भ में देख लिया। और उसके बाद हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस त्रिभुज को डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस बहुत सारे हो गए। लेकिन अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो किसी को भी हम देंगे जो भी डेटा, उसका सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे सिंगल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। और तीसरी बात हो गई फ्लैक्सिबिलिटी की। तो फ्लैक्सिबिलिटी जो है, इसमें जब हर पर्सन अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहा है तो ये हर इंसान का आंसर यहाँ पे सही है। तो इसमें आंसर्स जो होंगे वो फ्लैक्सिबल होंगे, किसी एक के आंसर को सही नहीं माना जा सकता। अगर कोई त्रिभुज के बारे में सही बातें कर रहा है तो वो सभी का आंसर सही होगा। और उसके बाद जो अभिसारी चिंतन है, उसमें जो आंसर होते हैं वो रिजिड होते हैं। हम त्रिभुज के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिया जाता है और उस फार्मूले पे हम डेटा रखकर एक स्टैंडर्ड और सिंगल सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि सबका सेम होता है। और क्रिएटिविटी में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कल्पना का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें उसकी इमेज हमारे मन में होगी, तभी हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर पाएंगे और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अब आ गई बात सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारा स्वयं का विचार किसी भी संदर्भ में, और हर व्यक्ति का ये अलग अलग होता है। लेकिन जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, जिसमें सबका अपना विचार जो होता है अलग अलग नहीं होता, उसको एक ही स्टैंडर्ड आंसर पर पहुंचना पड़ता है। और अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड आंसर उसमें से चुनना होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सप्लोरेशन है, सर्च। तो जहाँ पे हम क्रिएटिविटी होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहाँ पे एक्सप्लोर करने की का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे सर्च होते हैं, तब जाके क्रिएटिविटी में एक अलग तरीके से हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम अपने लॉजिक का यूज करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेटरल थिंकिंग के बारे में। तो जो लेटरल थिंकिंग है, इसे किसने दिया था पार्श्विक चिंतन को? तो एडवर्ड डी बोनो ने 1967 में दिया था। और ये जो टर्म है उसको हम याद रख सकते हैं टेट के लिए। सी टेट में ये जो राइटर का नाम नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। तो लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके जो आसपास की चीज़ें हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, अलग अलग दिशा में बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन जो लीनियर थिंकिंग का मतलब होता है रेखीय, मतलब कि हमारे पास कितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो हमें एक ही पॉइंट पर ले आके पहुंचा देती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के संदर्भ में आप उसकी भुजा और फार्मूला का यूज़ करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो आंसर होगा वो फिल्टर्ड आंसर होगा, एकदम एक्यूरेट होगा और बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। इसमें स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। अब उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचे, अगर हम अपने इसके नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें कोई नियम नहीं होता है, इसमें ये खुले मुख वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि इसका आंसर हम कई तरीके से दे सकते हैं। एक हम इसको दूसरे एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, एक बच्चों के टर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे 2 संख्याओं को जोड़कर उसका आंसर 20 लाना है, तो अगर हम 10-10 जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर 20 आएगा, 12 और 8 जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर 20 आएगा, 16 और 4 जोड़ेंगे तो भी इसका आंसर 20 आएगा। तो इसका एक कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। इस आंसर तक पहुंचने के लिए हम कोई भी तरीके से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए ये ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इसमें एक कोई निश्चित नियम नहीं होता कि इसी नियम के थ्रू हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। और जबकि क्लोज एंडेड में क्या होता है कि इसके लिए कुछ निर्धारित नियम होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल नियम होते हैं। माना कि जैसे कि अगर हमें बच्चों के सेंस में समझे कि 5 × 2 इसका आंसर हर इंसान निकालेगा तो 10 ही आएगा। 10 + 10 अगर हमें करना हो तो सभी इसका आंसर 20 ही लेके आएंगे, कोई इसका अलग आंसर नहीं लेके आ सकता। तो इस तरीके से ये इसके क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आंसर को
लिमिट करने की कोशिश करते हैं। और क्लोज इंडेड से ही रिलेटेड होता है एमसीक्यू। इसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें हमें लिमिटेड ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से ही हमारा एक सही आंसर होता है। क्लोज टेक्स्ट हो गया, येस या नो टाइप का जो क्वेश्चन हो गया वो भी इसमें आ जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। जो अगला टर्म है वो है इंडक्टिव प्रोसेस। और इंडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है, और जो डिडक्टिव होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन फिर भी डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप ऐसे कैसे कर पाएंगे। एक लाइन में अगर हम इसको समझना चाहें तो आगमन जो होता है, इंडक्टिव मेथड जो होता है वो एग्जाम्पल से हम इसमें रूल की तरफ पढ़ते हैं, और जबकि डिडक्टिव जो होता है इसका उल्टा होता है, रूल से हम एग्जाम्पल की तरफ इसमें बढ़ते हैं। और इसको एग्जाम्पल को हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं और रूल को हम जनरल भी कह सकते हैं। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो डाइवर्जेंट से जुड़ा हुआ है, और डिडक्टिव जो होता है, निगमनात्मक जो होता है, वो कन्वर्जेंट से जुड़ा होता है। अब हम और जो डिडक्टिव मेथड मतलब कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें स्पीड होती है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होता है कई बार, और ये इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। डाइवर्जेंट से ज़्यादा कन्वर्जेंट में एक्यूरेसी होती है। और उसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो डाइवर्जेंट ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टर्म है, वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का, एक अलग तरह की सोच रखने का। जो हमारा ट्रेडिशनल सोचने का तरीका है या फिर जो पहले से बनाए गए नियम हैं, जो भी बातें हैं, उससे कुछ अलग सोच रखते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों को मेरे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।